Today in this video we are going to understand the major psychological disorders. So in this chapter we understood the models of abnormal behavior, then the causes. Now based on those causes, what all psychological disorders happens, we are going to study that. Now we know that the classification of mental disorder is based, or it is given in the DSM. So they have classified certain mental disorders on the basis of their causes. So in this chapter we are going to study three types of disorder, that is anxiety related disorder, mood disorders and the learning related mental disorders. So three types of disorders are there: anxiety related, mood disorders and the learning related. So let's start with the anxiety related disorders. So what happens is we know that in our general day-to-day life, in our general day-to-day daily events, we certainly face anxiety. So there can be anxiety for many reasons, like because of stress, then if exams are coming nearby, then also we feel anxiety. If we have to take some important decision in our life, then also we face anxiety. So anxiety is a common mental experience. We know that जो anxiety है वो बहुत common है और कोई भी reason की वजह से हो सकती है. But if anxiety crosses the normal level, जो anxiety का normal level होना चाहिए, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाती है, then we call it as a disorder. सो जनरली एग्जाइटी का मीनिंग क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, वो थॉट्स के कारण जो है इंसान कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये, अगर ऐसा हो गया तो ये हुआ, तो जो ये क्वेश्चंस इंसान के माइंड में चलते रहते हैं तो वो एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं. अब एंग्जाइटी एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, बट वो अगर सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाए और वो अगर हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे, तो वो हम उसको डिसऑर्डर में काउंट करते हैं. ओके, so these anxiety related disorders are divided into three, that is generalized anxiety disorder, phobia and obsessive compulsive disorder. So we will see it one by one. So we know that this anxiety related disorder has three subtopics, that is generalized anxiety disorder, phobia and obsessive compulsive disorder. So let's start with the first one, that is generalized anxiety disorder. So this generalized anxiety disorder is also known as free floating anxiety. What does it mean? कि सीवियर एंग्जाइटी है एंड वो बहुत टाइम से चली आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. अभी जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर इवेंट को लेके नहीं होता है, बट वो जनरल होता है. कुछ इवेंट है या नहीं है, बट जो इंडिविजुअल है कंटिन्यूसली वो एंग्जाइटी में रहेगा, वो एंग्जाइटी बहुत सीवियर होती है. अब जो ये फीमेल्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि कंपेयर करें मेल से, तो फीमेल के अंदर जो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा देखा गया है. दैट इज़ फीमेल्स आर मोर प्रोन टू जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एज़ कम्पेयर टू मेल्स. ओके, अभी जनरल एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर है वो है तो कैसे पता चलेगा? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि DSM-5 में मेंशन किए गए हैं. दैट इज़ अगर एक्सेसिव एंग्जाइटी जो है कोई टॉपिक रिलेटेड या कोई एक्टिविटी या एपिसोड के रिलेटेड जो कि 6 मंथ से चली आ रही, दैट इज़ मोर देन 6 मंथ से चली आ रही, दैट इज़ कोई इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हुई और वो बहुत सीवियर है, बट वो इवेंट चला गया लेकिन स्टिल आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो एंग्जाइटी आपकी कंटिन्यूसली चलती जा रही है. दैट मीन्स ये आपको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है. दैट मीन्स कि अगर कोई एंग्जाइटी इवेंट था जो 6 महीने पहले हो गया था लेकिन उसकी एंग्जाइटी आपको 6 मंथ्स के बाद तक फील होती है, तो ये हम जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काउंट करते हैं. देन देयर इज़ लैक ऑफ कंट्रोल ऑन हिज और ओन एंग्जाइटी. मतलब जो इंसान है वो अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर सकता है, इट इज़ अनकंट्रोलेबल फॉर देम. दैट इज़ कि फॉर एग्जांपल अगर उसे एंग्जाइटी हो रही है और उसे कुछ सिम्टम्स वगैरह लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही है या फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो जा रही है, तो इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो अगर ये चीज़ हो रही है तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. देन व्हाट दिस DSM सेज इज़ दैट कि ये जो फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स, दैट इज़ जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं, उनमें से कोई भी 3 सिम्टम्स अलॉन्ग विद दिस 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउ अगर वो देखने मिलते हैं, दैट मीन्स कि उस इंसान को जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. जैसे कि दैट पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फिजिकल रेस्टलेसनेस रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, या फिर जो मसल्स है उनमें टेंशन फील होते थे, स्टिफ हो गए हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहती है, मतलब वो ठीक से सो नहीं पाते हैं. सो ये जो यहाँ पे जो सिम्टम्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी 3 सिम्टम्स अलॉन्ग विद दी अबाउट टू, दैट इज़ जो एंग्जाइटी है वो 6 मंथ से ज़्यादा चली आ रही है एंड ऑल्सो वो अगर एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर उसके साथ मैच करते हैं, दैट मीन्स इट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. ओके, नाउ ये तो जनरल सिम्टम्स हो गए.
बट पर्सन टू पर्सन ये सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्सन में कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं और कुछ में कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इट मे वेरी। बट जनरली क्या होता है, जैसे जो फिजिकल सिम्टम्स देखे गए हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, उनका ये होता है कि एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके स्वेट आ रहा होता है। दे फील नोजियाटिक, मतलब उनको वॉमिट हो जाएगा, उनको ऐसी फीलिंग आ रही होती है, उनको डायरिया हो जाता है, दैट मीन्स लूज मोशन को हो जाता है। दे शिवर, ठंड नहीं है बट स्टिल दे आर शिवरिंग। देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हैविंग कोल्ड ऑन एंड ऑफ, देन बिकमिंग अनकॉन्शियस एक्सेट्रा। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो फिजिकल सिम्टम्स है जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल में देखे जाते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स एक पर्सन में देखे जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द पीपल में देखे जाते हैं। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, वो ये रहते हैं जैसे कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वरी एंड एप्रीहेंशन, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन थॉट्स, स्लीपलेसनेस, स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग एंड फियर ऑफ डेथ। तो जैसे कि जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, फिर जो उनके थॉट्स है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं तो दे कैन नॉट स्टॉप दैट, वो उसके आगे आगे सोचते रहते हैं। फिर स्लीपलेस हो जाते हैं, दैट इज़ कि उनको नींद नहीं आती है। फिर स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग करते हैं, जैसे कि या तो हकलाने लगेंगे या फिर है ना थोड़ा ऐसे लाइक रुक रुक के बोलने लगेंगे, तो ये चीज़ें देखी जाती है। और साथ साथ में उनको जो है डेथ का भी फियर हो जाता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल जो है सिम्टम्स वो ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखा जाता है। अब क्या होता है कि अगर ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है, दैट मीन्स जो पर्सन है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाएगा और उसके लिए उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड एज अ रिजल्ट वो जो फैमिली और जो बिजनेस रिलेशन है या जो सोशल रिलेशन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। Then second type of disorder that is included in anxiety related disorder is phobia. Now phobia क्या होता है? Phobia means डर, but fear कैसा? We know that जो fear है वो universal expression है। That means कि कोई certain अगर चीज़ इवेंट ऐसा हो रहा है जो कि एक fearful situation create कर रहा है या fear create कर रहा है, तो we understood कि इंसान नॉर्मली सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ है तो वो fear फील करेगा। बट अगर जो ये फियर है, जैसे कि मान लो कि फियरफुल सिचुएशन नहीं था बट स्टिल यू आर फियरिंग, या फिर सिचुएशन फियरफुल था लेकिन इतना नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीमली डर जाए, अगर ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे कि मान लो कि किसी ने लिजार्ड देख लिया या छिपकली देख ली, ही इज़ सर्टेनली सो टेरिफाइड, ही इज़ सो फियरफुल ऑफ दैट कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो इतना ज़्यादा फियर जो है वो सही नहीं है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। सो जो उस टाइप का फियर जो एक्सट्रीम फियर है हम उसको फोबिया कहते हैं। सो फोबिया और फियर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो फियर है वो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल रेंज तक रहता है, लेकिन फोबिया क्या होता है कि जो फियर है वो सिचुएशन या तो इतनी फियरफुल नहीं है तो भी एक्सट्रीम लेवल का फियर फील हो रहा है, या फिर अगर सिचुएशन फियरफुल है बट जितना रिएक्शन फियर के जैसा हमें मिलना चाहिए बट उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम में मिल रहा है तो भी हम उसको फोबिया में काउंट करेंगे। नाउ इन DSM 5th they have divided this disorder that is the phobia in 3 parts, that is specific phobia, social phobia and agoraphobia. नाउ जो 3 डिवीजन है दैट इज स्पेसिफिक, सोशल एंड अगोराफोबिया, ये भी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ओनली, बिकॉज वी नो दैट जो फोबिया है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। सो जो स्पेसिफिक, सोशल एंड अगोराफोबिया हो गया वो भी जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फोबियाज इन डिटेल। सो फर्स्ट इज स्पेसिफिक फोबिया। नाउ व्हाट डज इट मीन? So specific phobia are those that are attached to some specific objects or situation. So कोई एक particular object या situation के साथ वो related हो तो हम उसको specific phobia कहते हैं। That is कि अगर कोई specific चीज़ हमने देख लिया, specific कोई event हमने देख लिया या कोई situation हो गई तो उसमें वो phobia result होगा, otherwise वो phobia उसमें नहीं होगा। So जैसे कि ये जो specific phobia रहता है वो जनरली जो ये disorder है वो childhood से ही देखने मिलता है। तो अब इसके जो symptoms है वो क्या है according to DSM-5? इट इज़ नॉट एसोसिएटेड टू ऑल सिचुएशन बट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अभी स्पेसिफिक फोबिया में क्या रहेगा कि सारी सिचुएशन से इंसान को फोबिया नहीं हो रहा है, सभी सिचुएशन से उसको एक्सट्रीम फियर नहीं हो रहा है, बट सर्टेन कोई ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, उसको उससे डर लगेगा। देन कंपेयर टू रियलिटी इट इज़ मोर एक्सट्रीम एंड इलॉजिकल फियर। अभी जो फोबियाज रहते हैं जनरली वो क्या रहता है, वो इलॉजिकल रहते हैं और बहुत एक्सट्रीम रहते हैं और रियलिटी से दूर रहते हैं। दैट इज़ कि अगर रियलिटी में इतना इशू ही नहीं है बट वो इंसान जो है वो फील कर रहा है तो
तो उसका जो फियर है वो इलॉजिकल है, वो एक्सट्रीम है। तो ये जो सिम्टम है वो हमें स्पेसिफिक फोबिया में भी देखने मिलता है। While facing the fearful situation, the physical problems of the individual increases and some symptoms of anxiety disorder can be seen. तो जब ये स्पेसिफिक फोबिया अगर कोई इंडिविजुअल फील कर रहा होता है या फेस कर रहा होता है तो उसके अंदर सर्टेनली फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि या तो इंसान वो स्वेट करने लग जाएगा, या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, या वो चोक करने लगेगा, अदरवाइज इन और वो इंसान फेंट भी हो सकता है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है, या फिर जो उनमें कुछ सिम्टम्स जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमने देखे उनको वो चीज़ें भी देखने मिल सकती है, जैसे कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो ये सारे जो हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स थे वो भी इसके अंदर हमें देखने मिल सकते हैं। देन वाइल फेसिंग द फियरफुल सिचुएशन, द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक लाइक क्राइंग, गेटिंग स्टन, ट्रेम्बलिंग एक्सेट्रा कैन बी सीन। तो जो फियरफुल सिचुएशन जब वो फेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो पैनिक अटैक आता है उसके सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं। अब पैनिक अटैक में क्या होता है कि डर के मारे जो अटैक आया उसके अंदर इंसान या तो शिवर करने लगेगा, या फिर है ना एकदम से वो लाइक पिलर जैसे खड़ा हो जाएगा, या फिर ही विल स्टार्ट क्राइंग। उसके इमोशंस उस टाइम पे उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक फोबिया में भी देखने मिलती है। Then trying to avoid the fearful situation, that person will certainly try to avoid that particular fearful situation, क्योंकि ये specific phobia है and that person knows that कि उसको वो specific situation या object से डर लगता है, तो वो certainly वो चीज़ों को avoid करेगा। Then trouble in decision making and in maintaining interpersonal relations, so वो जो ये fear है उसकी वजह से जो है decision भी properly नहीं ले पाएगा and also जो उसके relations हैं वो भी थोड़े hinder होंगे। प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम ऑफ स्पेसिफिक फियर फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अब ये जो स्पेसिफिक फियर है वो अगर सर्टेनली 6 मंथ से ज़्यादा रहता है तभी हम इसको फोबिया में काउंट करेंगे, अदरवाइज इट वोंट बी काउंटेड एज फोबिया। जैसे कि हमने जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखा कि अगर जो एंग्जाइटी है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, वो 6 मंथ से ज़्यादा रह रही है या 6 मंथ जितनी रह रही है तो ही हम उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। सेम वे अगर जो ये सर्टेन सिचुएशन या सर्टेन ऑब्जेक्ट का जो फोबिया है, जो फियर है, एक्सट्रीम फियर है, वो 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा रहता है तभी हम इसको स्पेसिफिक फोबिया में काउंट करते हैं। अभी जो स्पेसिफिक फोबिया है वो भी 5 टाइप्स के होते हैं जो कि DSM-5 में डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ एनिमल टाइप। अब एनिमल टाइप में क्या होता है कि वो इंसान को पर्टिकुलर कोई भी एनिमल या इंसेक्ट से डर लगेगा, जैसे स्पाइडर हो गया, लिजर्ड हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो सडनली कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, उस इंसान को उससे डर लग सकता है। तो ये हो गया एनिमल टाइप। देन सेकेंड इज नेचुरल एनवायरनमेंट टाइप। अब नेचुरल एनवायरमेंटल टाइप में क्या होता है कि उसको सर्टेनली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उससे डर लगता है, जैसे कि वाटर हो गया, हाइट हो गई, डार्कनेस, देन साइक्लोन। सो ये सारे अगर उसको इन चीज़ों से डर लग रहा है तो हम कहेंगे कि उसको जो फोबिया है वो नेचुरल एनवायरमेंटल टाइप का है। देन सर्टेनली देयर इज़ फियर ऑफ ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप। दैट मीन्स जो इंसान है उसको ब्लड से फोबिया होगा, फिर जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या चेकअप करते हैं उससे भी डर लगता है, इंजेक्शन या सिरिंज का डर लगता है, सर्जरी वो देख नहीं सकते। तो ये सारे जो इन चीज़ों से जो डर लगता है वो ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप में आता है। देन इज सिचुएशनल टाइप। कोई सिचुएशन के लिए कुछ हो गया, जैसे कि लिफ्ट में जाना हो या कोई एस्केलेटर यूज़ करना हो, प्लेन में किसी को डर लगता है, ट्रेन में किसी को डर लगता है, तो ये सारे सिचुएशन हो गए, तो वो हो गया सिचुएशनल टाइप। सो जब ये कोई सिचुएशन से डर लगता है तो हम उसे कहते हैं वो है सिचुएशनल टाइप। देन द लास्ट वन इज़ अदर टाइप। अब इसमें क्या होता है, they have a feeling of choking of vomit, then they have a fear of becoming a victim of some incurable disease are included. So जैसे कि कोई भी इन चारों के अलावा जो हमने ऊपर बाइफर्केशन देखे उसके अलावा अगर कोई फोबिया है तो वो आ जाएगा अदर टाइप के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे बच्चे हैं उनको बलून जो बर्स्ट करते हैं उससे डर लगता है, तो वो हो गया अदर टाइप में, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक बलून से ही रिलेटेड है, बाकी और कोई सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, बट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारा वो अदर टाइप में आ गया। सेम वे ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती है जिससे डर लग सकता है, जो कि ये चार ऊपर जो डिफाइंड डिफ्रेंसिएशन है उसमें डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो हमारे अदर टाइप में आ जाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्पेसिफिक फोबिया। देन सेकेंड टाइप ऑफ फोबिया इज सोशल फोबिया। सो वॉट हैपन्स इन दिस सोशल फोबिया इज दैट कि जो पर्सन होता है ही इज़ अफ्रेड ऑफ सम सोशल सिचुएशंस। सो अगर किसी इंसान को सोशल सिचुएशंस का डर है या उसको एक्सट्रीम डर है तो हम उसको वो बोलेंगे सोशल फोबिया। नाउ सोशल फोबिया इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर सोशल फोबिया था वो पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही था, डिफरेंटली इसको डिफाइन नहीं किया गया था, बट फ्रॉम 1960
सोशल फोबिया वॉज एक्सप्लेन सेपरेटली फ्रॉम अदर फोबियाज। ओके, सो अदर फोबिया में ही पहले इसका पार्ट था, बट देन उसको अलग से लाइक सब हेडिंग दे दी गई, दैट इज सोशल फोबिया। नाउ ये जो सोशल फोबिया है वो कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत से लोगों में देखा जाता है, बट सर्टेनली दिस फोबिया इज़ मोर इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल्स। और ये जो फोबिया होता है वो जनरली जो है वो टीनेज से लेके डेवलप होता है, और जब हम एडोलेसेंट स्टेज पे पहुंचते हैं तब उसका वो ऑनसेट होता है। दैट इज़ वी नो दैट टीनेज मतलब 13 to 19। सो उस एज जो फ्रेम होता है, जो हमारा वो एज रहता है, उस टाइम पे ये फोबिया डेवलप हो सकता है। और सर्टेनली जब हमारे बॉडीली चेंजेस आ रहे होते हैं, फिजिकल मेंटल चेंजेस इन आर एडोलेसेंट पीरियड, तब इसका ऑनसेट हो सकता है। ऑनसेट मतलब उसका वो स्टार्ट हो सकता है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, जो पर्सन ये सोशल फोबिया से सफ़र कर रहे हैं उसमें से 40% जो पेशेंट है उसके अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन के भी सिम्टम्स देखे गए हैं अलॉन्ग विद सोशल फोबिया। ओके, देन दिस फोबिया, दैट इज सोशल फोबिया, is because of this social interaction, and that person is afraid because he thinks that others are making negative evaluation about him. So जो person जो है जब किसी से interact करेगा उसको discomfort feel होता है। Why? Because he feels that जो person है वो certainly उसका negative evaluation कर रहा है, तो उसको ये फील होने लगता है कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एंड जो आसपास के पीपल है वो सब देख रहे हैं कि वो इंसान कितना इन्फीरियर है। सो अगर ये फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स कि जो पर्सन है दैट इज सफरिंग फ्रॉम सोशल फोबिया। नाउ जब ये पर्सन सोशल फोबिया एक्सपीरियंस करता है तो उस टाइम पे सर्टेन उसके फिजिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। सो जो फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं ये सोशल फोबिया के लिए, तो उसमें ये रहता है जैसे कि जो इंसान है वो उसके बहुत पसीने आने लग जाएंगे, देन ही वुड हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड ऑल्सो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो पर्सन को नॉजेटिक फील होने लगेगा। सो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। एंड वाई दिस सिम्टम्स आर दैट, बिकॉज ही इज़ फियरफुल ऑफ दिस सोशल सिचुएशन। उसको लगता है कि जो इंसान है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो हिम एज इन्फीरियर। तो जो पर्सन है वो जनरली सर्टेन सिचुएशन अवॉइड करेगा, जैसे लेक्चर डिलीवर करना है पब्लिक में, वो अवॉइड करेगा। देन ही वुड अवॉइड यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट एंड ऑल्सो ईटिंग इन पब्लिक। सो ये सारी सिचुएशंस की वजह से जो होता है दैट इज सोशल फोबिया। ओके, देन अ थर्ड टाइप ऑफ फोबिया इज अगोराफोबिया। Now this agora word was derived from the Greek word agora which means public place. तो अब इसमें जो पर्सन को जो अगोराफोबिया फेस कर रहा है या जो पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है, what he believes is that कि अगर कोई fearful situation हो गई then he will not be able to get the support and he will not be able to get himself out of that fearful situation. So इसलिए जो open spaces होती है वो उसको avoid करता है। जैसे कि जो पर्सन है वो क्या बिलीव कर रहा है कि अगर कोई फेयरफुल सिचुएशन हो गई तो उसको वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही वो उस सिचुएशन से बाहर आ पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सेफ प्लेस पे जाना प्रीफर करता है, और वो जो ये ओपन स्पेसेस है उसको अवॉइड करता है, जैसे कि स्ट्रीट्स हो गए, सोशल गैदरिंग्स हो गया, देन शॉपिंग सेंटर्स हो गए, थिएटर, प्लेग्राउंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है अगोराफोबिया का जो पेशेंट है वो अवॉइड करेगा। अब इसे जो जनरल रूटीन के जो वर्क रहते हैं, जैसे कि लाइन में खड़े होना, दैट इज स्टैंडिंग इन द क्यू, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, या फिर कोई ब्रिज को पास करना, तो उसके लिए ये सभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अंडर DSM 5th व्हाट दे हैव सेड दिस, अगोराफोबिया के लिए जो 5 सिम्टम्स दिए हैं, अगर उनमें से कोई भी 2 सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा प्रिवेलेंट है तो उसको पर्सन को हम काउंट करेंगे अगोराफोबिया में। ओके, सो जैसे कि अगर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा, इफ़ ही हैज़ फियर ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन, एरोप्लेन, सो अगर ये फोबिया उसको दिख रहा है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट सर्टेनली वो उस कैटेगरी में जा रहा है। देन रीचिंग द ओपन स्पेस लाइक पार्किंग प्लॉट्स और मार्केट्स और द ब्रिजेस, तो अगर उसको पार्किंग प्लॉट्स हो गए जो, या फिर मार्केट हो गया, ब्रिज हो गया, उस पर जाने पे भी ओपन स्पेस में उसको डर लग रहा है तो वो भी उसका एक सिम्टम हो गया। दैन रीचिंग द कवर्ड और क्लोज प्लेसेस लाइक शॉप, सिनेमा हॉल। अब इसमें खाली ओपन स्पेस का मतलब ये नहीं है कि जो लाइक ऊपर से छत नहीं हो, जो ओपन हो, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी, वो सारी प्लेसेस आ जाएगी जो आपके घर के बाहर हो, या फिर वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक मिलती हो, वो सारी प्लेसेस में यहाँ पे इंक्लूड जाएगा। तो अगर मान लो कोई क्लोज प्लेसेस है जैसे कि शॉप हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, तो भी उसको वहाँ पे पहुँचने पे डर लगेगा। दैन जो लाइन में खड़ा होना है या स्टैंडिंग इन द क्यू है या फिर क्राउड के बीच में खड़ा होना है तो इंसान को उसमें भी डर लगेगा। दैन इनफैक्ट जो अगोराफोबिया के पेशेंट होते हैं उनको घर से बाहर निकलने में, दैट इज़ अकेले बाहर निकलने में भी डर लगता है। सो ये 5 सिम्टम्स जनरली देखे गए हैं अगोराफोबिया के पेशेंट्स के अंदर। अब ये 5 सिम्टम्स में से कोई भी 2 सिम्टम्स प्रिवेलेंट है पेशेंट में और वो 6 मंथ से ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अगोराफोबिया।
और वो जनरली ये जो सारी प्लेसेस है वो अवॉइड करेगा टू अवॉइड दैट fearful situation. Okay, so here we complete the second type of anxiety related disorder, that is phobia. Now the third one is obsessive compulsive disorder. So this obsessive compulsive disorder is also known as OCD. Now what happens in OCD? जनरली जो पेशेंट होगा OCD का वो कोई भी इलॉजिकल या अनप्लेजेंट थॉट्स सोच रहा होगा, सो थॉट्स आते होंगे या फिर कुछ वो एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होगा. अब जो DSM-5 है उसके अंदर सर्टेन थॉट्स और जो एक्शंस है वो डिफाइन किए गए हैं जो कि OCD के सिम्टम्स है. जैसे कि जो जनरली OCD से पेशेंट सफ़र करते हैं उनमें थॉट्स आता है, जैसे कि थॉट्स रिगार्डिंग सफरिंग फ्रॉम सम टेरिबल डिसीज, देन killing of near and dear ones, getting injured, throwing himself or others from the high building or place, regarding the security of the family member, sexuality and religiosity. So ये जो सारे थॉट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, सो वो जनरली होते हैं OCD के सिम्टम्स. अब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको पता है कि थॉट्स इलॉजिकल है और फैंटेसीज है जो कि प्रॉपर नहीं है, बट स्टिल द पर्सन इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट एंड ही इज़ नॉट एबल टू अवॉइड दैट. सो ये सारे तो हो गए थॉट्स के रिलेटेड. अब कुछ एक्शंस भी होते हैं जो कि OCD के जो पेशेंट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एंड वो भी DSM-5 में उन्हें दिया गया है, जैसे कि लाइक रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, देन काउंटिंग नंबर्स और फिगर्स, चेकिंग द फैन लाइट एंड टैप अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग सेम एक्शन और अरेंजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो जो OCD के पेशेंट्स हैं अगर उनकी जो एक्टिविटीज़ है लाइक फ्रिक्वेंटली दे आर वॉशिंग दी हैंड्स or they are counting the numbers of figures, if they are checking the fans or light and if they are tapping it again and again, तो उनके जो repetitive actions है ये सारे symptoms है OCD के. So OCD is obsessive compulsive disorder, मतलब उनको एक obsession हो जाता है कि particularly उनको ये compulsory कुछ करना ही है. उनको पता है कि ये जो thoughts या जो ये actions है वो improper है, but still they cannot stop it or they cannot avoid it. सो जनरली से देखा गया है कि 2.5% जो लोग होते हैं उन्होंने कोई भी अपनी लाइफ टाइम में ये जो है OCD फेस किया होता है. एंड जो ये OCD है उसके अंदर जेंडर डिफरेंसेस नहीं है, जैसे कि हमने आगे के फोबिया और एंजाइटी में देखा था कि सर्टेनली फीमेल्स में ज़्यादा होती है, बट OCD में ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड ऑल्सो ये जो OCD होता है सर्टेनली उन लोगों में देखा जाता है जो कि आइदर डिवोर्स हो या फिर वो इमोशनली डिटैच हो अपनी फैमिली से. कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके डिटैचमेंट का, या फिर वो अनएम्प्लॉयड रहे हो और या फिर उनको कोई किसी चीज़ का गिल्ट हो. तो अगर वो गिल्ट की फीलिंग ज़्यादा टाइम तक रहती है तो भी उससे OCD जनरेट हो सकता है. तो ये सारा था OCD के बारे में. एंड ओवर हियर वी कंप्लीट आवर एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन एन वेरी इजी वे पॉसिबल. ओके.